वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीबी सभी इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें, रूबी क्रिस्टल कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड। रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या शामिल होता है? इसका आंसर क्रोमियम। रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम शामिल होता है। ये इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। रूबी क्रिस्टल कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम। रूबी क्रिस्टल इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 और क्रोमियम का Cr। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम शामिल होता है रूबी क्रिस्टल में। सेकेंड क्वेश्चन है, a cylindrical pair that is categorized as lower pair in special mechanism has degree of freedom। एक बेलनाकार जोड़ी जिसे स्थानिक तंत्र में निचले जोड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया है, स्वतंत्रता डिग्री मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका? एक सिलेंड्रिकल पेयर का जिसका लोअर पेयर में है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। अ सिलेंड्रिकल पेयर दैट इज कैटेगराइज्ड एज लोअर पेयर in special mechanism has 2 degrees of freedom। डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाएगा, a cylindrical pair that is categorized as lower pair in special mechanism has 2 degrees of freedom। no, degree of freedom, d of का मतलब होता है degree of freedom refers to the maximum number of logical independent value which are valued that have freedom to vary। सिलेंड्रिकल पेयर जो कि स्पेशलाइज मैकेनिज्म में कन्वर्ट किया गया वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है जो लॉजिकल इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, मतलब घूमने की जो वैल्यू होती है वो अधिकतम रहे। इसका फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू 3L-1 -2J-H, जहां पर L है नंबर ऑफ लोअर पेयर, J है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, H इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर। यहां पर हमारे पास लोअर पेयर है, ये दिया हुआ है लोअर पेयर। तो ये फार्मूला लगाना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, F इक्वल टू 3L-1 -2J-H, जहां पर L है नंबर ऑफ लोअर पेयर, J इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट एंड और H इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर। तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं इसके द्वारा। अगर हमको एग्जाम में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आता है तो हमको इसमें लोअर पेयर की वैल्यू रख देना है और ज्वाइंट की वैल्यू रख देना है और हायर पेयर की वैल्यू रख देना है। तो इससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। जितना आंसर आएगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट वैल्यू में घूम सकता है, कितनी जगह कितने डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटम रेफरेंस मस्ट टू बी स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग जीडी एंड टी सिंबल्स एक्सेप्ट फॉर। निम्नलिखित जीडी एंड टी प्रतीकों में डेटाम संदर्भ निर्दिष्ट होना चाहिए, एक को छोड़कर। किसको? इसका आंसर हो जाएगा फ्लैटनेस, चपटापन को छोड़ करके। डेटम रेफरेंस मस्ट टू बी स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग जीडी एंड टी सिंबल्स एक्सेप्ट फॉर फ्लैटनेस। फ्लैटनेस को छोड़ करके बाकी सभी को जीडी एंड टी प्रतीकों में डेटम संदर्भ निर्दिष्ट होना चाहिए। इसमें जो फ्लैटनेस का डायग्राम बनता है वो बनता है इस टाइप से, सिंबल सिंबल फ्लैटनेस का ये रहेगा। इसके अलावा इसके अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास आता है, इसमें फीचर दिए हुए हैं, टॉलरेंस का टाइप दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ और सिंबल दिया हुआ है। फॉर सिंगल फीचर नॉट रिलेटेड टू अ डेटम, डेटम से रिलेटेड नहीं है, सिंगल फीचर के लिए बताया गया है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल के लिए ये वाला सिंबल लगेगा। फ्लैटनेस, फ्लैटनेस के लिए ये वाला सिंबल लगेगा एंड प्रोफाइल ऑन लाइन के लिए ये वाला सिंबल लगेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस, सरफेस के लिए हमारे पास ये आएगा प्रोफाइल ऑफ सरफेस। राउंडनेस सर्कुलेटरी के लिए हमारे पास ये आएगा सिंबल और स्ट्रेटनेस के लिए ये वाला सिंबल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसड्यूसर एक उपकरण है जो क्या बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। गैर विद्युतीय आगत को विद्युतीय निर्गत में बदलने का। ट्रांसड्यूसर जो कन्वर्ट करता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट।
A transducer is defined as a device for converting from one to another of importance, in which this is the electromechanical transducer for converting electrical energy into mechanical energy and vice versa. ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ट्रांसड्यूसर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो अलग तरीके में भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो होता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में बताता, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। क्या एक ऐसा उपकरण है जो कोणीय मापन के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का इस्तेमाल हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं, कोणीय मापन के लिए करते हैं। बाकी हम डायल गेज, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इनका इस्तेमाल हम लीनियर इसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का हम इस्तेमाल कोणीय मापन के लिए करते हैं। क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। क्लिनोमीटर का इस्तेमाल हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ सरफेस। किसी भी सरफेस के दो अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस हमको मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन इवन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ एक्यूरेसी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। फिर आता है डायल गेज। डायल गेज का इस्तेमाल जो होता है, डायल गेज आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन एक्यूरेटली मेजर मिनट लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके द्वारा हम प्रत्येक मिनट के लिए लंबाई और उसका डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं डायल गेज के द्वारा। माइक्रोमीटर का जो यूज होता है वो होता है माइक्रोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर फ्लैट सरफेस आर डिफरेंट ज्योमेट्रीज। अलग अलग डिफरेंट ज्योमेट्रीज में हम फ्लैट सरफेस को मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ मशीन मेंबर यूज टू कनेक्ट द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट सो दैट ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड इट यूजर्स विल विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। क्या एक मशीन उपांग है जो ड्राइविंग शाफ्ट को संचालित शाफ्ट से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि ड्राइविंग शाफ्ट को रोके बिना उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार चालक शाफ्ट को शुरू या बंद कर दिया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा क्लच। क्लच इज अ मशीन मेंबर यूज टू कनेक्ट द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एट यूजर विल विदाउट स्टॉपिंग एंड ड्राइविंग शाफ्ट। क्लच एक ऐसा मशीन मेंबर होता है जिसका इस्तेमाल हम आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए इसका कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा हम कोई भी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं क्लच के द्वारा। ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टॉप द व्हीकल इन सर्टेन डिस्टेंस। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो हमको अचानक अगर कहीं कोई डिस्टेंस में अगर कोई व्हीकल को रोकना है तो उसके लिए हम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्लच, हमारा इसका सही आंसर रहेगा। इसके द्वारा हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ कूलेंट टू द रेडिएटर अंटिल द इंजन हैज वार्म्ड अप। क्या विकिरक एक तक शीतलक के प्रवाह को रोकता है जब तक कि इंजन गर्म नहीं हो जाता? इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ताप स्थायी थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ कूलेंट टू द रेडिएटर अंटिल द इंजन हैज वार्म्ड अप। थर्मोस्टेट विकिरण तक शीतलक के प्रवाह को रोकता है जब तक कि इंजन गर्म ना हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा इसका, इफ थर्मोस्टेट blocks the flow of coolant to the radiator until the engine has warmed up. The component in the radiator of an automobile that increases the boiling point of water in is pressure cap. अगला क्वेश्चन है, points are required to draw a line up using absolute coordinate. निरपेक्ष निर्देशांकों का उपयोग करते हुए रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 बिंदु की, 2. 2 points are required to draw a line using absolute coordinate. निरपेक्ष
निर्देशांकों का उपयोग करते हेतु रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा द लाइन यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है जो कि 119वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ, अ प्लेट 50 mm वाइड एंड 12.5 mm थिक is to be welded to another plate by means of parallel plate welds. The plates are subjected to a load of 50 kilonewton. If allowable shear stress to be 56 megapascal, then the length of weld will be। ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एक प्लेट है जिसकी वाइड विड्थ दिया हुआ है 50 mm एंड थिकनेस मोटाई दी हुई है इसकी 12.5 mm। प्लेट है इसकी विड्थ दिया हुआ, चौड़ाई दी हुई है 50 mm और इसकी मोटाई थिकनेस दिया हुआ 12.5 mm। इसके अलावा ये पैरेलल प्लेट वेल्ड का है क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट वेल्ड। तो इसमें हमारे पास जो लोड दिया हुआ, इसमें लोड अप्लाई हो रहा है 50 किलो न्यूटन का। शियर स्ट्रेंथ इसमें अप्लाई हो रही है 56 मेगा पास्कल का। तो इसकी हमको लेंथ निकालना वेल्डिंग की, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम जानेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50.5 mm। सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ हाइट दिया है जो कि थिकनेस के बराबर होती है, थिकनेस दी हुई है तो थिकनेस हाइट के बराबर होती है। तो h इक्वल टू टी इक्वल टू 12.5। इसमें थिकनेस का यूज नहीं है इसलिए हम h के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसका हाइट जितनी हाइट होगी उतनी थिकनेस होगी। तो h इक्वल टू 12.5 mm। लोड दिया है P इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 56 मेगा पास्कल। जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका आ जाएगा। इसके बाद 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का निकालने का फार्मूला होता है ये टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, ये फार्मूला होता है एक टी मैक्स इक्वल टाउ मैक्स इक्वल टू P/2 इंटू 0.707 इंटू H इंटू L। ये फार्मूला लगाना है जहां पर टाउ मैक्सिमम जो आ जाएगा वो आएगा इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और P इसमें आएगा अप्लाई लोड, H रहेगा हाइट, L रहेगा लेंथ। तो लेंथ जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास इसके लिए हम इसका लेंथ हमको निकालना है इसमें। तो लेंथ के लिए हम लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम इसका ये दिया हुआ है, यहाँ रख दिया 56 इक्वल टू लोड हमारे पास P 50 इंटू 10⁻² दिया तो यहाँ रख दिया 2 इंटू 0.707 तो है ही इसमें। इसके बाद इसका हमारा H हमारे पास दिया 12.5 इंटू L हमारे पास हमने लिख दिया। L इक्वल टू करेंगे तो 56 नीचे आ जाएगा और L यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, तो 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 0.707 इंटू 12.5 इंटू 56। इसको कैलसी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ। लेंथ इसमें आ जाएगा 50.6 mm। L इक्वल टू आ जाएगा 50.6 mm। इसका फार्मूला लगाना है। इसके लिए पैरेलल फ्लैट बेल्ट का अगर क्वेश्चन दिया है तो हमारे पास ये फार्मूला लगाना है टाउ मैक्स इक्वल टू P/2 इंटू 0.707 इंटू H इंटू L। ये लगाना है पैरेलल के लिए, पैरेलल वेल्डिंग ज्वाइंट के लिए दिया है। इसके लिए हमको ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स हैव कार्बन परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रतिशत लगभग कितनी की सीमा के अंदर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0.8 से 2% के बीच में। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रतिशतता लगभग 0.8 टू 2% की सीमा के अंदर ही होता है। डिस्क्रिप्शन है इसमें, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स हैव कार्बन परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इन रेंज ऑफ 0.8 टू 2% ऑफ कार्बन। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स में हमारे पास जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो होती है 0.8 से 2% के बीच में। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स हैव कार्बन परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 0.008% टू 0.8% कार्बन। सी, तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स हैव कार्बन परसेंटेज हाइपर यूटेक्टाइड स्टील्स में कार्बन का परसेंटेज जो होता है अप्रोक्सीमेटली उसकी रेंज होती है 0.008% से 0.8% के बीच में। यूटेक्टाइड स्टील हैव कार्बन परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.8%।
यूटेक्टॉइड में हमारे पास क्या होता है, यूटेक्टॉइड स्टील में कार्बनिक प्रतिशतता होती है 0.8%। तो हमको इसमें पूछा गया हाइपर यूटेक्टॉइड का, तो इसमें हमारे पास 0.8% टू 2% को लगा देंगे।